नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका जिला आपकी खबर में। बात करेंगे सबसे पहले पंचकुला की। तो पंचकुला में चल रहे हरियाणा वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन के आंदोलन के दूसरे दिन 110 महिलाओं ने मुंडन कर रोष प्रदर्शन किया। उधर वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन के आंदोलन को समर्थन देने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची। वहीं कुमारी शैलजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हठधर्मी बीजेपी सरकार के खिलाफ संघर्ष में कांग्रेस पार्टी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन के साथ खड़ी है। उधर शाम होते होते वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन ने विधानसभा घेराव के लिए कूच किया, लेकिन पुलिस ने इन शिक्षकों को पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर रोक दिया। इस दौरान पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर हैवी बैरिकेडिंग की गई ताकि वोकेशनल टीचर्स विधानसभा तक न पहुंच सके। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दो तस्वीरें आप ये देखिए। वोकेशनल टीचर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। उनकी अपनी मांगे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार न केवल नारेबाजी की, प्रदर्शन भी किया। और दूसरी तस्वीर आप ये देखिए, विधानसभा का घेराव करने ये शिक्षक निकले थे, लेकिन वहां पर हैवी बैरिकेडिंग कर दी गई, उनको रोक दिया गया, आगे बढ़ने नहीं दिया गया। भारी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया। मतलब सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इस व्यवस्था को किया गया था, लेकिन शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे, प्रदर्शन करते रहे। तो वोकेशनल टीचर्स का दूसरा दिन है आंदोलन करते हुए, लेकिन तस्वीर यहां पर इसलिए थोड़ा परेशान करने वाली हो जाती है कि शिक्षकों की जो आवाज है कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई। इस तरह के आरोप शिक्षकों ने लगाए। वहीं पर बात करें, कुमारी शैलजा ने मीडिया से बात करते हुए इस बात को रखा कि हठधर्मी बीजेपी सरकार के खिलाफ संघर्ष में कांग्रेस पार्टी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन के साथ खड़ी है। उधर शाम होते होते वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन ने विधानसभा घेराव के लिए कूच किया। वहीं पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर हरियाणा वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन ने महा आंदोलन किया। इसके साथ ही धरना स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर्स यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी धरना स्थल पर पहुंची। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी चंद्रमोहन, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज और कालका विधायक प्रदीप चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। कुमारी शैलजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हठधर्मी बीजेपी सरकार के खिलाफ संघर्ष में कांग्रेस पार्टी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन के साथ खड़ी है। वहीं लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर हरियाणा की खाप पंचायतें विरोध में उतर आई हैं। इसी बीच जींद की बात करें तो जींद में महापंचायत का आयोजन कर सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया। कहा गया 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कोई बड़ा फैसला खापों की ओर से लिया जाएगा। उधर ढांडा खाप के देवव्रत ढांडा ने केंद्र के इस फैसले को समाज विरोधी बताया। कहा कि इसमें सबसे पहला मुद्दा हिंदू मैरिज एक्ट को बदलाव करने का है। उन्होंने कहा कि खाप पिछले 30 साल से ये मांग कर रही है कि एक गांव एक गोत्र में शादी किए जाने पर रोक लगाई जाए। अब केंद्र सरकार ने विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला लिया, जो हमें मंजूर नहीं है। 23 दिसंबर को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर सरो खाप की पंचायत, डांडा खाप, मलान, मलावत, जितने भी हमारे ये तपे थे, इनके जो नई नियुक्त जो हमारी जो डांडा खाप गठित की है उसकी तरफ से आयोजित किया गया कार्यक्रम है। उसके बारे में जो हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, भाई एक गांव में एक गोत्र पर लगते गांव पर शादी पर रोक लगाई जाओ, तो इसके बारे में विचार के लिए हरियाणा प्रदेश की सभी खापों को आमंत्रित किया गया है। तो 23 दिसंबर को ढांडा खाप के अध्यक्ष श्री देवव्रत ढांडा जी के संयोजन में ये सर्वखाप महापंचायत बुलाई गई है, जिसका सर्वप्रथम उद्देश्य ये है कि सरकार को हमारे समाज की बात पहुंचाई जाए। अब सरकार जैसे किसान वो कानून लेके आई थी, ऐसे ही हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन लेके आई है कि 18 साल की बजाय जो मैरिजेबल एक्ट है वो 21 साल करी जाएगी।
हमारे को ऐसा लगता है इसके साथ साथ और भी सरकार के एजेंडा में चीजें होंगी मैरिज एक्ट के संबंध में। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पंचायती मैरिज एक्ट है, जो खाप मैरिज एक्ट है, जो परंपरागत हमारा जो शादी का डर्रा है, परंपरा है, उसको एक ड्राफ्ट की शक्ल में सरकार तक पहुंचाया जाए। प्रदेश 134A के तहत हुई परीक्षा के बाद अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन न होने को लेकर अभिभावक काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिसका असर करनाल जिले में भी देखने को मिल रहा है। बता दें, जहां एक और शिक्षा विभाग अभिभावकों और प्राइवेट स्कूल को ये सांत्वना दे रहा है कि एडमिशन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और बकाया का भुगतान भी जल्द कर दिया जाएगा, वहीं प्राइवेट ने लाभार्थी बच्चों को एडमिशन देने से साफ इनकार कर दिया है। चलिए बात करेंगे रेवाड़ी की। रेवाड़ी में नियम 134A के तहत हुई परीक्षा के परिणाम आने के बाद हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बैठक की। यह ऐलान भी कर दिया कि इस नियम के तहत किसी भी गरीब बच्चों को स्कूल में दाखिला तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक सरकार उन्हें पिछला बकाया नहीं दे देती। बता दें कि प्राइवेट स्कूल और सरकार के बीच इसी तनातनी से अब ग्रामीण और गरीब बच्चों की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। आज हमारी जिला रेवाड़ी की हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग में एक डिसीजन हुआ है कि 134A के तहत जो विद्यार्थियों को एडमिशन सभी स्कूलों में देना है, पिछले 7 साल से शिक्षा विभाग वो पैसे जारी नहीं कर रहे। अगर शिक्षा विभाग पहले 7 साल के पैसे जारी करे, सरकार जारी करे, उसके बाद ही हम 134A के तहत एडमिशन देंगे। अदरवाइज 134A के तहत हम एडमिशन नहीं देंगे। वहीं प्रदेश के कई जिलों में डीएपी खाद के बाद यूरिया को लेकर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोहाना में यूरिया खाद के लिए किसान घंटों घंटों तक लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। किसानों का कहना है खाद की पर्ची काटने वाले अधिकारी अपने जानकारों की पर्ची पहले काट रहे हैं, जिसके चलते उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं गोहाना कृषि विभाग के अधिकारी राजेंद्र मेहरा का कहना है गोहाना में यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है। तो आ रहा है, लेकिन सुबह से लाइन में खड़े हैं, परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। करते हैं गाँव में आ रहा है, गाँव में भी खाद नहीं आ रहा है, यहाँ शहर में आ रहा है और प्रत्येक आदमी को 10 कट्टे देंगे इसको। अच्छा, इस तरह बोल रहे हैं। काफी सुबह से 7 बजे से खड़े हैं लाइन में, अब 10 बजे मिलने लगे। पर्ची कटना यार, हम खड़े 5 बजे के, 10 बजे लिया नंबर नहीं आ लिया, नहीं खा ठा होगा नहीं ठा होगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हमने नहीं मेरा क्या कह रहे हैं, चाह पी लो खड़े खड़े चाह पी लो। रबी सीजन में गेहूं हमारी मुख्य फसल है और गोहाना में इस बार 52,000 हेक्टेयर के आसपास हमारी गेहूं की फसल की बिजाई हुई है। और अभी जो सही उपयुक्त समय है वो है कि पहली सिंचाई का हम जो किसान भाइयों को पता है कि पहली सिंचाई हमें 3 हफ्ते के बाद 21-22 दिन पे देनी चाहिए, जिसमें कि शिखर जड़ें निकलती हैं और उसका सीधा असर हमारी पैदावार पे पड़ता है। तो सबसे पहले किसान भाई अपने ये पहली सिंचाई दें और उसके बाद जो यूरिया की खपत होती है, अब जो पीक सीजन है, सही समय पर हमें अब ये इफ्को का यूरिया का रैक लगा है, जिसमें 70,000 बैग आए हैं। उनमें से 55,000 डिस्ट्रिक्ट सोनीपत को मिले हैं और 40,000 हमें डिस्ट्रिक्ट अपने सब डिवीजन गोहाना में मिले। तो 55,000 से ही है ना, 55 में से 40 गोहाना को मिले? हाँ जी, 40,000 बैग। बाकी बैग से बाकी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में गए हैं। तो ये पूरे गाँव में जाएंगे सर? हाँ जी, इसमें हमने प्रयास किया है कि जो गांव हमारे इफ्को और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके साथ साथ जो पैक्स हैं, गांव स्तर पर जो सेल पॉइंट्स हैं, वहीं सारा खाद डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ताकि गांव किसान भाइयों को लाइनों में भी ना लगना पड़े और हर गांव स्तर पर ही उनको खाद उपलब्ध हो। चलिए बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल बादशाह खान में दवाइयों की कमी होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दवा वितरण केंद्र में दवा नहीं मिलने की वजह से मरीज और तीमारदार मेडिकल स्टोर से दवा खरीद रहे हैं। अस्पताल से इलाज करा रहे मरीजों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में कभी भी पूरी दवाइयां नहीं मिलती है, उनको हमेशा दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती है। मरीजों ने इसके साथ ही आरोप ये भी लगाया कि अस्पताल में भ्रष्टाचार का भी बोलबाला है। हालांकि अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सविता यादव ने आश्वासन दिया
जल्द ही अस्पताल में सभी दवाइयां उपलब्ध करा दी जाएंगी। वहीं अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स ने मंगलवार को फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय के रोड पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि इस प्रदर्शन में कुल 250 से 300 महिलाएं शामिल हुई, जिनको रोकने के लिए भारी पुलिस सुरक्षा का बल भी यहां पर तैनात करना पड़ा ताकि महिलाएं आगे न बढ़ें। तो भारी सुरक्षा बल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि कोई टकराव की स्थिति पैदा न हो और महिलाओं को आगे जाने से भी रोका गया। चलिए बात करेंगे अंबाला की। अंबाला की सेंट्रल जेल में महिला कैदी बेहद जल्द जेल में रेडियो जॉकी की भूमिका में नजर आएंगी। जेल के महिला ब्लॉक में महिला कैदियों को रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव है। इस साल जेल में रेडियो की शुरुआत की गई है, जिसके बाद महिला कैदियों ने भी रेडियो के संचालन की इच्छा जाहिर की है। पहले चरण में 6 महिला कैदियों को रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव है। महिला कैदियों को यह ट्रेनिंग तिनका फाउंडेशन की संस्थापक और दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज के पत्रकारिता विभाग की प्रमुख डॉक्टर वर्तिका नंदा द्वारा दी जाएगी, जिसे नए साल से शुरू किया जाएगा। महिला ब्लॉक में रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग दी जाने का प्रस्ताव है और इसी कड़ी में कल्चरल एक्टिविटीज भी कुछ रखी गई हैं, जो कि नए साल पे जैसे जैसे समय बीतेगा एक के बाद एक एक्टिविटी कराते रहेंगे ताकि बंदियों को बिजी रखा जाए। वहीं हिसार के कुलपति कार्यालय के सामने 6 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसरों ने अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सहायक प्रोफेसर ऋतु चोपड़ा ने कहा, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। उन्होंने जीजेयू प्रशासन पर जानबूझकर नौकरी से हटाने का आरोप लगाया। ऋतु चोपड़ा ने कहा, जीजेयू प्रशासन के पास उन्हें निकासी और नौकरी से हटाने की कोई ठोस वजह नहीं है। वहीं अनशन पर बैठी ऋतु चोपड़ा और हटाए गए नीरज वर्मा ने कहा, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति अगले साल 31 जुलाई से लागू होगी और जीजेयू प्रशासन की ओर से बनाई गई समिति ने साफ लिखा है, नई शिक्षा नीति पुराने लोगों पर लागू नहीं होगी, ये सिर्फ फ्रेश रिक्रूटमेंट पर लागू होगी। चलिए बात करेंगे फतेहाबाद की। फतेहाबाद के बस स्टैंड पर कॉलेज की छात्राएं लाठियों से लैस होकर घूमती नजर आई। दरअसल भोडियाखेड़ा स्थित कॉलेज के बाहर छात्रों के 2 गुटों में आपस में भिड़ंत हो गई थी। इसी के चलते फतेहाबाद बस स्टैंड पर दोनों गुटों की छात्राएं अपने हाथों में डंडे लेकर घूम रही थी। वहीं लाठियों से लैस छात्राओं को देख बस स्टैंड में अफरा तफरी भी देखने को मिली। दहशत का माहौल भी बन गया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बस स्टैंड में मौजूद व्यक्ति ने बताया, लाठियों से लैस छात्राएं किसी अन्य लड़कियों की तलाश कर रही थी। मैं अपने भाई को बिठाने के लिए टोना बस में बिठाने के लिए गया था, सामान था उसके वास्ते मैं साथ गया था। वहां पर देखा 2-1 लड़कियां कोई डंडे हाथ में लेकर के घूम रही थी, किसी को ढूंढ रही थी। वहां कुछ लोगों से पता किया तो वो बता रहे थे इन लड़कियों की किसी और लड़कियों से आपस में कोई कॉलेज पता नहीं किसी स्कूल में झगड़ा वगैरह हुआ है, तो वो इनको ढूंढ रहे थे कि जिससे कि पिटाई कर सके, ऐसा कुछ था। वहीं पानीपत पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मनाना गांव में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि 9 दिन पहले समालखा के मनाना गांव में एक युवक ने 7 साल की मासूम से पहले दुष्कर्म को अंजाम दिया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इतना ही नहीं, यह मामला हरियाणा विधानसभा में भी उठा था। समालखा में मनाना गांव में एक 7 साल के बच्चे का अपहरण हो गया था। फिर उसकी डेड बॉडी हमें 2 दिन बाद बाहर अजवाहे पे मिली थी। पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असॉल्ट के भी जिक्र हुआ था। तो
हमने 2 लाख का रिवॉर्ड अनाउंस किया था और एक एसआईटी गठित की थी जिसमें एएसपी मैडम थी, डीएसपी साहब थे और 4 इंस्पेक्टर फॉरेंसिक की टीम थी। तो आज हमें उसमें सक्सेस मिला है और हम एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में हमें कामयाबी मिली है, जिसने गुनाहों को कबूल भी कर लिया और उसको हमने वेरीफाई कर लिया है। वो अकेला ही इस घिनौनी काम में लगा को अंजाम दिया उसने। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले रविवार को जो है मनाना गांव से एक 7 वर्षीय बच्ची का जिस तरीके से मर्डर हुआ था और उसके बारे में आशंका जताई जा रही थी, जिसको लेकर लगातार जो है इनाम की भी घोषणा की गई थी। 50,000 रुपए का इनाम पहली बार रखा था और उसके बाद 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। उसको लेकर एसआईटी भी गठित थी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं आपको बता दूं कि जोगी समाज के लोग भी थे और एसपी साहब ने इस मामले में खुलासा किया है कि जो आरोपी था उसको पकड़ लिया गया है। वहीं 2 मामले और संभालका के थे जिनको लेकर भी एसपी साहब ने कहा है उन मामले में भी गिरफ्तारी हो चुकी है। वो लोग हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके का आज आप लोग मिले थे विधानसभा में? बिल्कुल सर, मैं सुरेश जोगी, प्रदेश अध्यक्ष जोगी समाज हरियाणा। मैं आप साथियों के माध्यम से सबसे पहले तो मैं प्रशासन का, एसपी साहब का, आईजी मैडम का, एडिशनल एसपी मैडम का और डीएसपी साहब, पूरे सभी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस मामले रात दिन एक कर दिया और पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश जोगी समाज इस बात से संतुष्ट है, प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट है और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि संतुष्टि है और दूसरी सबसे बड़ी बात है जिस तरीके की सीआईए की सभी टीमें लगी थी और आप मेरे सामने देख सकते हैं कि पुलिस के तमाम आला अधिकारी लगातार इस मामले को लेकर जो है कहीं ना कहीं प्रेशर भी था ऊपर। जिस तरीके से विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया गया और उसका आज खुलासा हो चुका है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। वहीं फतेहाबाद के भूना के नेहरू पार्क के पास देर रात कई बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। हथियारों से लैस बदमाशों ने राहगीरों पर हमला कर दिया, जिससे 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए और दोनों को गंभीर हालत में डॉक्टरों ने अग्रोहा मेडिकल रेफर कर दिया। घायलों के परिजनों ने बताया, हथियारों से लैस बदमाश पार्क के पास करीब 1 घंटे तक जमकर उत्पात मचाते रहे। आने जाने वाले लोगों के साथ मारपीट भी की। बदमाशों के हंगामे को देखकर वहां से गुजरने वाले लोग काफी समय तक भय में रहे, डर में रहे। युवकों की गुंडागर्दी बढ़ती हुई देख लोगों ने खुद ही सूचना पुलिस को दी और बचाने के लिए गुहार लगाई। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचने तक बदमाश फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एएसपी भारती डबाज की अगुवाई में पुलिस ने बहादुरगढ़ में स्पा सेंटरों पर रेड डाली। रेड के दौरान पुलिस ने स्पा सेंटरों से 17 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 15 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। दरअसल पुलिस को स्पा सेंटर की अनैतिक गतिविधियों को लेकर शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ग्राहक बनकर स्पा सेंटर में भेजा था, जिसके बाद स्पा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में पिछले 1 साल में दर्जन से ज्यादा स्पा सेंटर खुल चुके हैं। एसपी साहब की डायरेक्शन अनुसार 3 स्पा सेंटरों पर रेड की गई, 3 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें से 15 लड़कियां और 2 लड़के गिरफ्तार किए गए मौके से। स्पा शिकायत थी सर, इनमें शिकायत ये मिलती है कि भाई ये कोई अनैतिक व्यापार साथ में करते हैं। जो कल हमने अपना एक कस्टमर भेजा बनाकर, तो वहां पर जाने के बाद पता चला कि हाँ ये ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, तो उनके खिलाफ कल कार्रवाई हुई। वहीं रतिया में बिजली उपभोक्ताओं पर 8 करोड़ से ज्यादा का बिल बकाया है, जिसको लेकर एसडीओ ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठक की। 10 टीमों का गठन किया। इस दौरान एसडीओ आनंद प्रकाश ने कहा, अगर 2 दिन के अंदर बिजली उपभोक्ता बिजली के बिल न भरे तो कनेक्शन काटकर मीटर उतार दिए जाएं। उन्होंने बताया कि दोबारा कनेक्शन लेने के लिए दोबारा मीटर अप्लाई करना पड़ेगा। रूरल और अर्बन एरिया के अंदर लगभग 8.5 करोड़ के आसपास का बिजली बकाया लोगों की तरफ खड़ा हुआ है। इसके लिए हमने टीमें गठित कर दी हैं और अभियान सुचारू रूप से चला रखा है हमने, और लोगों को 1-2 दिन का टाइम दिया जा रहा है। 2 दिन के अंदर नहीं भरते हैं तो उसमें हम मीटर उतार देंगे और उनको दोबारा अप्लाई करके नए मीटर के दोबारा लेना पड़ेगा उनको। इसलिए मैं अपने उपभोक्ताओं को से अपील भी करता हूँ कि जल्दी जल्दी अपना बिजली पिछड़ा बकाया हमारे यहाँ जमा।
अतिक्रमण कर नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन अब सख्ती से पेश आ रहा है। बता दें कि रतिया में एसडीएम के आदेशों के बाद नगरपालिका सचिव ने टीमों का गठन कर शहर के मेन बाजार टोहाना भगत सिंह चौक पर अतिक्रमण करने वाले कई दुकानदारों को नोटिस थमा दिया, जबकि कई दुकानदारों को चालान भी काटे गए हैं। इसके साथ ही दुकानदारों को ये चेतावनी दी गई कि सभी अपना सामान दुकान के अंदर ही लगाएं, वरना ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। वहीं प्रदेश की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने प्रदेश की 7 बड़ी जेल अंबाला, पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, रोहतक और मेवात की जेलों के लिए नए आधुनिक उपकरणों के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। इनमें डॉग स्क्वाड, स्कैनर सिस्टम, डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरे आदि शामिल किए गए हैं। इन उपकरणों से न केवल अपराधियों पर निगरानी रखी जाएगी, बल्कि दीवार या फर्श में छिपाई गई विस्फोटक सामग्री का भी आसानी से पता लगाया जा सकेगा। चलिए बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को सफल बनाने की कोशिशें लगातार जारी है। ये कोशिशें तेजी के साथ चल रही है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक 1650 हेल्थ आईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसी साल 27 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्थ आईडी कार्ड को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत हर भारतीय नागरिक की एक यूनिक आईडी, हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज के लिए जाएंगे तो आपको कोई जांच रिपोर्ट या पर्ची आदि दिखलाने की जरूरत नहीं होगी, मतलब ये नहीं ली जानी होगी। आपकी सारी जानकारी हेल्थ कार्ड में मौजूद होगी। वहीं जिला नोडल अधिकारी और डिप्टी सीएमओ गीता दहिया ने बताया, हेल्थ कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है। उन्होंने लोगों से अपील की, कहा कि अपना ओटीपी शेयर करते समय घबराएं नहीं। कम्युनिटी स्वास्थ्य ऑफिसर और स्टाफ नर्सेज लगाए गए हैं जो हेल्थ कार्ड बना रहे हैं। हरियाणा में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हेल्थ आईडीज बन रही हैं और हेल्थ आईडीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका सारा कंप्लीट डाटा आ जाता है कि उसमें आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, शुगर चेक होता है, आपका बीएमआई चेक होता है। उससे आपका ये पता लगता है कि बॉडी किस लेवल पर जा रही है, कि आपको वेट कम है, वेट ज्यादा। वहीं जुलाना के गतौली गांव के पुलिस कर्मचारी दलेल के रुस्तम झोटे ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नौणी में आयोजित प्रतियोगिता में कृषक रत्न अवार्ड जीता है। यह प्रतियोगिता 18 दिसंबर को आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में रुस्तम ने पहला और पंजाब के मोदी बुल ने दूसरा स्थान हासिल किया। बता दें कि इससे पहले भी रुस्तम साल 2013 और 2014 में लगातार ट्रॉफियां जीतकर चैंपियन रह चुका है। रुस्तम के विजेता बनने से गांव और आसपास के क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं 11 करोड़ के रुस्तम झोटे के मालिक ने बताया, उनका झोटा परिवार का अभिन्न हिस्सा है और वो इसको कभी भी नहीं बेचेंगे। रुस्तम झोटे के मालिक ने यहां तक कहा कि वो अपने झोटे का आधार कार्ड बनवाकर उसे परिवार का सदस्य बनाएंगे।